हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से बंधक के कॉन्सेप्ट को, जिसे हम इंग्लिश में मॉर्गेज कहते हैं। तो बंधक कैसे किया जाता है, इसकी क्या डेफिनेशन है और ये कितने टाइप्स का होता है, वो सब हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के नोट्स चाहिए बिल्कुल हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में आप इस एक्ट के नोट्स ले सकते हैं। बंधक यानी कि मॉर्गेज, बंधक से संबंधित जो प्रोविजंस हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, वो दिए गए हैं सेक्शन नंबर 58 से लेके 104 तक। यानी कि जो आपकी धारा 58 से लेके 104 है, वो हमें बंधक के बारे में बताती है। सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो बंधक की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन नंबर 58 में दी गई है। और इस सेक्शन में बताया गया है कि बंधक अचल संपत्ति में किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को, वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को, या उसे वचनबद्ध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है, प्रतिभूति करने के प्रयोजन से किया जाता है। अब सिंपली ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, बट बहुत ही टफ है, तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो मॉर्गेज या बंधक की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में जब आप किसी हित का ट्रांसफ़र करते हो, मतलब एक इंटरेस्ट का आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसमें? इमूवेबल प्रॉपर्टी में। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जो भी आपने, मतलब एक तरीके से पहले तो आपके पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके बाद आप उसमें कोई इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हो। सिंपल वर्ड्स में अचल संपत्ति में हित का अंतरण ही बंधक कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है इस डेफिनेशन की कि जो हित, जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो किसी पेमेंट को, यानी कि किसी जैसे कि आपने किसी से कोई कर्ज ले लिया या कोई लोन है, या उसको मतलब कोई भी पेमेंट ले ली, तो उसको सिक्योर करने के पर्पस से किया जा रहा है वो हित ट्रांसफ़र। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पेमेंट है जिसको सिक्योर करने की बात यहाँ पे की गई है, वो एडवांस भी दिया जा सकता है, मतलब वर्तमान में भी हो सकता है, और वो कोई भी पेमेंट फ्यूचर में भी हो सकती है। यानी कि दोनों तरीके की यहाँ पे बात हुई है कि एक तो पेमेंट को सिक्योर करने के लिए जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी हित का, किसी इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो जो पेमेंट जिसको हम सिक्योर करने की बात कर रहे हैं वो हमारा आज के लिए भी हो सकता है, मतलब, और फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली इसका मीनिंग यही होता है। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। ठीक, अब हम एक छोटा सा डिफरेंस समझते हैं। देखो, जब हमने सेल पढ़ा था, सेल मतलब बिक्री या विक्रय। ठीक, तो सेल में क्या होता है? सेल में तो आप किसी से कोई कीमत ली, किसी भी, जैसे आपने मान लो प्रॉपर्टी अपनी बेची है ना, आपके पास एक घर है, आपने प्रॉपर्टी बेची, तो आपने उसकी कीमत लेके उसका ट्रांसफ़र उस व्यक्ति को कर दिया जिसको आपने अपना घर या जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है आपने बेची। वहाँ पे आप क्या करते हो? आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हो, मतलब जो उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है वो आप दे चुके। लेकिन बंधक में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम सीमित हित, लिमिटेड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सेल और बंधक में यही फ़र्क है। सेल में आप कीमत लेके ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हो, बट बंधक में आप किसी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए ही अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप किसी हित का ट्रांसफ़र करते हो। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस डेफिनेशन के हिसाब से, जो सिंपली इस डेफिनेशन में दिया गया है, वो ये है कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को बंधक पर दे रहा है उसको हम बोलेंगे बंधक कर्ता, यानी कि जो ट्रांसफरर है इस डेफिनेशन में वो बंधक कर्ता कहलाएगा। और अंतरिती कौन होगा यहाँ पर बंधक में? जिसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? बंधकदार। इसी तरीके से मूलधन या अगर कोई ब्याज वगैरह है, इंटरेस्ट वगैरह है, तो उसको बोलेंगे बंधक धन। और अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से आप पूरा का पूरा बंधक करोगे, कोई भी डॉक्यूमेंट तो बनाओगे ना, डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप बंधक कर रहे हो, मॉर्गेज कर रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? तो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा आपका बंधक विलेख, यानी कि बंधक से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होगा। तो इसी डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। तो आई होप बिल्कुल डेफिनेशन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि बेसिकली जो हमारी बंधक की परिभाषा है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या दी गई है। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 59 की,
ये हमें बताता है कि बंधक कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर मान लो आप ऐसी प्रॉपर्टी का बंधक कर रहे हो, आपके पास एक अचल संपत्ति है, आप उसका बंधक कर रहे हो और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू अगर 100 रुपये से ज़्यादा है, ध्यान रखना है, अगर आपकी अचल संपत्ति की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है तो अगर आप उसका बंधक करोगे तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही आप कर सकते हो। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर कीमत जो प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू, उसकी कीमत जो है वो आपकी 100 रुपये से कम है, 100 रुपये से कम, ठीक, ध्यान रखना है कि अगर कीमत 100 रुपये से कम है तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से भी किया जा सकता है और साथ ही साथ डिलीवरी ऑफ पोजेशन से, यानी कि आप कब्जा देकर भी बंधक कर सकते हो। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में एक एक एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखेंगे जो इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है तो आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही करना है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक, यानी कि मॉर्गेज बाय टाइटल डीड। तो जब हम हक विलेख के द्वारा मतलब अपने टाइटल डीड को जमा करके कोई बंधक करते हैं तो यहाँ पर आप ये देखो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है तो हम उसे बिना रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट या बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के भी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी कि जब आप टाइटल डीड से कोई बंधक करते हो तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बिना इसके भी आप बंधक कर सकते हो। लेकिन अगर इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि अगर 100 रुपये से कम कीमत की आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप उसको दो तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हो, या तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से या डिलीवरी ऑफ पोजेशन से। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है सिंपल मॉर्गेज, यानी कि सादा बंधक। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप सादा बंधक कर रहे हो, मतलब कि सिंपल मॉर्गेज कर रहे हो और 100 रुपये से कम की प्रॉपर्टी है, ठीक, तो वहाँ पे सिंपल मॉर्गेज के केस में ये कहा जाएगा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, वैसे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दे दी ना कि कीमत अगर 100 रुपये से कम है तो आपको दो तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिंपल मॉर्गेज कर रहे हो और आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भले ही 100 रुपये हो या उससे कम हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रजिस्टर्ड दस्तावेज से करना ही होगा बंधक। इसमें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप 100 रुपये से ज़्यादा कीमत की प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से बंधक करते हो तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एक तो बंधककर्ता के द्वारा साइन होना चाहिए, मतलब उसका सिग्नेचर होना चाहिए, साथ ही कम से कम 2 विटनेस के द्वारा वो अटेस्टेड होना चाहिए। तो कम से कम 2 विटनेस जो हैं वो आपके पास होने चाहिए जिससे वो अटेस्टेड हो। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और बंधक कैसे किए जाते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस की, यानी कि बंधक कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो, बंधक जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 58 ही हमें बताता है, लेकिन इसके क्लॉज अलग अलग दिए गए हैं और अलग अलग क्लॉज में अलग अलग टाइप्स के जो मॉर्गेज होते हैं उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहला जो मतलब पहले क्लॉज में तो हमने पढ़ ही लिया था 58A में, तो उसमें तो हमने देख ली थी बंधक की डेफिनेशन। अब बी से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बंधक दिया गया है वो दिया गया है साधारण बंधक, यानी कि सिंपल मॉर्गेज। नेक्स्ट है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, यानी मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इसके बाद दिया गया है भोग बंधक, यानी यूजुफैक्टरी मॉर्गेज। और इसके बाद दिया गया है अंग्रेजी बंधक, यानी कि इंग्लिश मॉर्गेज। नेक्स्ट है हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, यानी मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड इक्विटेबल मॉर्गेज भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद आता है विलक्षण बंधक, यानी कि एनामलस मॉर्गेज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 6 टाइप्स जो हैं आपके ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज के दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इन सभी मॉर्गेजेस को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल मॉर्गेज को, कि सिंपल मॉर्गेज क्या होता है, इसके क्या एसेंशियल्स होते हैं। तो सिंपली जो आपका सिंपल मॉर्गेज होता है, इसमें ये होता है कि जो भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बंधक रखता है या मॉर्गेज रखता है, वो प्रॉमिस करता है कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ पेमेंट करने में या पेमेंट चुकाने में, तो फिर आप क्या करो, जिसके पास आपने बंधक रखी है वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। लेकिन इस बंधक में कब्जा नहीं दिया जाता। तो बेसिकली यहाँ पे कब्जा जो होता है वो बंधककर्ता के पास ही रहता है। जिसने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा है वो कब्जा अपने पास ही रखेगा, पोजेशन जो होगा वो उसके पास ही रहेगा। दूसरा, भुगतान के लिए यानी पेमेंट के लिए वो पर्सन एक तरीके से क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है, व्यक्तिगत संविदा कर रहा है।
कह रहा है कि अगर मैं इस पेमेंट को ना चुका पाया तो एक काम करना, आप इस प्रॉपर्टी को बेच देना और अपना पैसा वसूल कर लेना। तो यहाँ पे सिंपल मॉर्गेज में ऐसा ही होता है। 2 से 3 चीज़ें हैं बस जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो कब्जा किसके पास रहेगा, बंधककर्ता के पास रहेगा। दूसरा, वो एक तरीके से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अगर आपका पेमेंट ना चुका पाऊँ तो आप प्रॉपर्टी को बेच देना। ठीक, तो अगर इस तरीके का आपका मॉर्गेज है तो यहाँ पर उस मॉर्गेज को हम कहेंगे कि सिंपल बंधक है। ठीक, और सबसे ज़रूरी बात कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक, इस वाला ये जो आपका मॉर्गेज है, सिंपल मॉर्गेज, इसमें कब्जे का ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन होता है और बंधक धन चुकाने के लिए जो मॉर्गेज है, मॉर्गेजर है, मतलब जो प्रॉपर्टी बंधक रख रहा है वो एक तरीके का प्रॉमिस कर रहा है कि मैं जो हूँ आपके लिए पेमेंट अगर नहीं कर पाया तो आप इसको प्रॉपर्टी को बेच देना। ये था आपका सिंपल मॉर्गेज। एक आता है आपका सशर्त विक्रय बंधक। अब ये कौन सा होता है, ये होता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इसमें क्या होता है कि इसमें भी मतलब एक तरीके से कंडीशन लगा रही है, ये इसमें कंडीशन लगाई जाती है और एक तरीके से हम इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम दृश्यमान विक्रय। दृश्यमान विक्रय के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्टेंशिबल सेल, यानी कि दृश्यमान विक्रय। इसका मतलब ये होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो ए है ना, ए है, ए ने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी सेल तो की लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी कि बी को अगर पेमेंट करने में, या उसने वो कंडीशन पूरी नहीं करता, अगर उसने कंडीशन पूरी करने में चूक कर दी ना, तो सेल क्या हो जाएगी, सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। मतलब बी जो है उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। और अगर उसने नहीं चुकाया, मतलब एक तरीके से अगर ए ने नहीं चुकाया तो वो बेच देगा बी, है ना, जो सेल है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो जाएगी। और अगर ए ने चुका दिया तो सेल जो है, जो बी करने वाला था उसकी प्रॉपर्टी की, वो बिल्कुल वॉइड हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे जो हमारा सशर्त विक्रय बंधक है, इसमें एक तरह की एक तो कंडीशन लगा दी जाती है। दूसरा, यहाँ पे सिंपली 2 बातें हैं कि अगर पेमेंट नहीं हुआ तो बिक्री कैसी हो जाएगी, एब्सोल्यूट हो जाएगी, और अगर पेमेंट हो गई तो बिक्री आपकी वॉइड हो जाएगी। इसको मैंने आपको बताया कि इसको दृश्यमान विक्रय के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बस आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि इसमें क्या होता है, और एक फिक्स डेट तय की जाती है कि अगर फिक्स डेट तक बंधक धन का भुगतान नहीं हुआ तो बिक्री कैसी हो जाएगी, जो सेल है प्रॉपर्टी की वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। ठीक, और पेमेंट हो जाएगा, जब पेमेंट अगर कर देता है बंधक करता उस प्रॉपर्टी के लिए, जो भी पेमेंट थी बंधक धन था, तो उसके बाद वो जो है क्रेता विक्रेता को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब वापस से उसी पर्सन को चली जाएगी जिसकी प्रॉपर्टी थी, अगर पेमेंट फिक्स डेट पर कर दी गई है तो। इसके बाद आता है भोग बंधक। इस भोग बंधक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बी के पास मॉर्गेज रखी, बी ने उस पर 10% ब्याज लगाया, जो भी पैसा वगैरह उसको दिया प्रॉपर्टी बंधक रखने पर। तो ए उससे कहता है कि आप एक काम करो, ये जो 10% का ब्याज है आप, या आपने जो भी पैसा मुझे दिया है उस प्रॉपर्टी के रेंट से वसूल कर लो। रेंट मतलब जो प्रॉपर्टी उसने उसके पास बंधक रखी है उससे जो भी किराया वगैरह मिलेगा बी को, वो उसी में से अपने पैसे काटता रहे। ए उसको ये बोलता है। तो यहाँ पे बी अगर उस प्रॉपर्टी से होने वाले किराए को अपने बंधक धन में काटता रहेगा, या फिर जो भी उस प्रॉपर्टी से फ़ायदा वगैरह हो रहा है उसे अपने पैसे चुकाने के लिए काटता रहेगा कि कैसे मुझे इससे मतलब वसूल करना है, उससे वसूल करता रहेगा, तो यहाँ पर ऐसा बंधक कहलाएगा भोग बंधक। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ए जो है बी को प्रॉपर्टी का कब्जा देगा, क्योंकि जब तक ए बी को प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं देगा तब तक वो कैसे वसूलेगा, है ना, किस तरीके से वो रेंट वसूल करेगा अगर ए बी को कब्जा ही नहीं देगा। तो इस तरह के बंधक में एक तो कब्जा दिया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बंधक संपत्ति है उससे जो भी किराया वगैरह आ रहा है, रेंट वगैरह आ रहा है, या जो भी फ़ायदा वगैरह आ रहा है उसको कौन कलेक्ट कर रहा है, बंधकदार कलेक्ट कर रहा है जिसके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें पेमेंट करने के लिए, यानी कि भुगतान करने के लिए किसी तरह का कोई भी व्यक्तिगत संविदा या व्यक्तिगत दायित्व नहीं लिया जाता है, कोई भी पर्सनल लायबिलिटी इसमें नहीं होती है, जैसे कि हमने सिंपल मॉर्गेज में पढ़ा था। सिंपल मॉर्गेज में हमने क्या पढ़ा था, सिंपल मॉर्गेज में हमने देखा था कि जो बंधक करता है वो एक तरीके का अपने ऊपर पर्सनल लायबिलिटी ले रहा है कि अगर मैं बंधक धन का भुगतान नहीं कर पाया तो आप जो है मेरी प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, मतलब उसको बेच देना आप। लेकिन इसमें इस तरीके की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं ले रहा है।
इसके बाद आ रहा है आपका अंग्रेज़ी बंधक यानी कि इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो भुगतान मतलब जो पेमेंट करना है उस पेमेंट का एक तो बंधककर्ता अपने ऊपर पर्सनल लाइबिलिटी लेता है कि मैं इसका व्यक्तिगत दायित्व लेता हूँ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आपका सिंपल मॉर्गेज की तरह से है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंडीशनल मॉर्गेज की तरह से भी है, मतलब जो हमने सशर्त विक्रय बंधक पढ़ा था ना उसकी तरह से भी है। लेकिन एक चीज़ है जो इस बंधक में थोड़ा सा अलग है, वो ये है कि इसमें प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली यानी कि पूरी तरीके से सेल कर दिया जाता है, लेकिन जिसके पास प्रॉपर्टी बंधक रखी गई है वो पेमेंट को चुकाने के बाद प्रॉपर्टी रीट्रांसफ़र करेगा। किसको रीट्रांसफ़र करेगा? जिसने प्रॉपर्टी बंधक रखी थी। तो एक तो भुगतान का इसमें व्यक्तिगत दायित्व होता है, इसलिए ये सिंपल मॉर्गेज की तरह है। दूसरा, अगर भुगतान नहीं मिलेगा तो बिक्री का राइट हो जाएगा, बिक्री का अधिकार चला जाएगा बंधकदार के पास। लेकिन अगर पेमेंट कर दी गई तो फिर प्रॉपर्टी रीट्रांसफ़र हो जाएगी उसी पर्सन को जिसने बंधक रखा था प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट आता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। अब इसके ज़रूरी एसेंशियल्स क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझो कि टाइटल डीड के बंधक में हम सिर्फ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देते हैं। प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जो दस्तावेज वगैरह होते हैं, कागजात वगैरह होते हैं, वो हम दे रहे हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझते हैं। बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही तो देते हैं, है ना। बैंक वाले ऐसा तो नहीं कि हमारे घर पे आके रहने लगते हैं या हम उन्हें पोजेशन दे देते हैं अपनी प्रॉपर्टी का, ऐसा तो नहीं होता। ठीक, और अगर हम उनको पेमेंट नहीं दे पाते या हम पेमेंट चुकाने में फेल हो जाते हैं तो बैंक क्या करेगा? प्रॉपर्टी को सेल करके उसको बेच कर या किसी भी और तरीके से आपसे पेमेंट वसूल करेगा। तो वो होता है हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, यानी आपने अपनी टाइटल डीड को डिपॉजिट करके जमा करके प्रॉपर्टी की मॉर्गेज की है। और बैंक का एग्जांपल इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो। यहाँ पर इसके एसेंशियल्स की बात करूँ तो हक संबंधित दस्तावेज आपको जमा करने होते हैं, जो भी आपकी टाइटल डीड्स होती हैं प्रॉपर्टी की। और दूसरी बात, वे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके कर्ज के लिए एक तरीके की सिक्योरिटी होती है। आप डॉक्यूमेंट जमा करके अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हो, जैसे कि हमने बैंक का एग्जांपल लिया, और वो जो डॉक्यूमेंट आप जमा करते हो ना, जो भी पैसा वगैरह आप लेते हो, वो उसकी एक तरीके से सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी के तौर पर आपसे डॉक्यूमेंट रखवा लिए जाते हैं कि जब आप पैसा दे दोगे आपके डॉक्यूमेंट आपको वापस हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका विलक्षण बंधक। अब देखो, कुछ ये जो मॉर्गेज है ना आपका विलक्षण बंधक, ये थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक, एक ऐसा मॉर्गेज है जो कई तरह के बंधक, कई तरह के मॉर्गेज हैं उनके मिक्सचर से बना होता है, उसे बोलते हैं हम विलक्षण बंधक। और इसमें इसका नेचर देखा जाएगा कि वो कैसा है। ठीक, तो उसके नेचर के हिसाब से तय होगा कि वो सिंपल है या सशर्त विक्रय है या भोग बंधक है या अंग्रेजी है। तो कई सारे बंधकों के मिक्सचर से बना होता है, किसी भी प्रकार के बंधक के जैसा नहीं होता, सबसे अलग होता है, लेकिन मिक्सचर होता है कई तरह के बंधकों का, उसे बोलते हैं हम विलक्षण बंधक। ठीक, तो ये सबसे अलग टाइप्स का होता है, ये ध्यान रखना है। और जैसे कि दो बंधक मिक्सचर हो गए, जैसे कि साधारण भोग बंधक है ना, मिक्सचर हो गया दो का, या फिर सशर्त विक्रय भोग बंधक। तो इस तरीके से अगर दो बंधक का कहीं पे मिक्सचर है तो उसको हम किसी एक बंधक का नाम ना देकर हम उसे विलक्षण बंधक कहेंगे। तो ये थे आपके मॉर्गेज के 6 टाइप्स जो हमने देखे हैं, और बंधक कैसे किया जाता है, इसकी क्या डेफिनेशन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।